देखो अपन कल कर रहे थे वो अनेकावांत, मैंने बताया था ना कल कि अपना एक डाउट रह गया यहाँ पे। अनेक एकांतवाद इसमें बताना कि विभिन्न विभिन्न तरीके से जांचना किसी वस्तु को, मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके से एक तरीके से परीक्षण करना। ये मैंने ग्रुप में भेज दिया था और आप समझ भी गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये पुद्गल यानी जीव मैंने मेंशन कर दिया है कॉपी में, जो आपको मेन पीडीएफ मिलेगी उसमें ये मेंशन हो रहेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेंशन कर दिया था और डाउट क्लियर हो गया था अपना। और जो अपने दर्शन थे नास्तिक आस्तिक और नास्तिक दोनों क्लियर हो गए थे। अब जो क्वेश्चन आता है, जो जो बच्चे के 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उन बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। राजस्थान वाले बच्चे तो कम ही है इस क्लास में, तो यूपी के बच्चे ज़्यादा है मोस्टली, है ना, और अदर स्टेट के जहाँ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आजकल मैंने देखा है कि नॉर्मल जो क्वेश्चन है ना वो तो आते नहीं है दर्शन से, लेकिन जो मैं आज की क्लास लूँगा उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। अब देखो मैंने समझाया था, यहाँ पे लिखा है फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा। अब आप समझोगे ये क्या आ गया, तो अपन शुरुआत में आते हैं। शुरुआत में देखो यहाँ पे फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, ये अपना जो सिलेबस का पहला पॉइंट था ना वो अपन अब कर रहे हैं। और मैंने उस समय क्या बताया था आपको कि अपन इसको, या तो मैंने ये बताया था कि इतना बैकग्राउंड से अपन समझ जाएंगे और आप लिख देना, मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं था इसके बारे में और इसको स्किप मार दिया था, क्योंकि मुझे पता था। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये कि भाई बाद में, क्योंकि जब तक आप दर्शन नहीं समझोगे तो ये फिलोसफिकल, मतलब फिलोसफिकल यानी दर्शन, तो क्या समानता है। अब मैं उस समय बोलता आपको भाई इस दर्शन में ये समानता है, इस दर्शन में ये समानता है, तो आपने सोचो कि दर्शन तो मैंने पढ़े ही नहीं, कैसे समानता मान लो। तो ये टॉपिक क्लियर करने के बाद में पूरा अपन ने दर्शन वाला पूरा आस्तिक नास्तिक ये सब कर लिया, फिर उसके बाद में इस पे आए क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है, तो अपन उस पर चलते हैं अब। ये रहा कि आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझाइए, ये 10 नंबर या 20 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत हैं षड दर्शन से संबंधित है। कहने का मतलब है दार्शनिक पृष्ठभूमि, एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं दर्शन दर्शन वाले जो दर्शनों को ज़्यादा महत्व देते हैं वो बोलते हैं कि जो आयुर्वेद है ना दर्शन से ही निकला है, दर्शन से ही बना है, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है भाई, बात माननी चाहिए क्योंकि कुछ सिद्धांत मिलते जुलते हैं। तो वही बात बताएंगे भाई क्या मिलता जुलता है, कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं, क्या समानता है, वो बात अपन डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन इसी नाम से आएगा कि आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को विस्तार से समझाओ। तो आपको जो मैं आज बताऊंगा वो आपको लिखना है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत षड दर्शन, मतलब 6 दर्शन जो अपन ने स्टडी किया है, सांख्य योग, ठीक है, जितने भी वैशेषिक ये थे, मीमांसा वेदांत योग, ये षड दर्शन से संबंधित है। दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भाई दर्शन से जो संबंधित है, मतलब दर्शन में जो बताया है ना वो आयुर्वेद में ही बताया है। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ मैं, मेरे को कफ बिल्कुल नहीं है, दिन में बिल्कुल कफ नहीं आता मेरे को, बिल्कुल जैसे ही क्लास का टाइम होता है वैसे कफ स्टार्ट होता है। जो लास्ट ईयर के कुछ बच्चे इस क्लास में भी हैं उनको पता होगा, तो लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोलने की वजह से कफ आता है मेरे को, क्योंकि कंटिन्यू बोलता हूँ ना तो शायद गला सूख जाता होगा। तो दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं यथा, ये 2 लाइन लिख दी। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होते हैं आपके कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 6 पदार्थों का वर्णन किया है। सही बात है, आप चरक संहिता सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि वैशेषिक दर्शन में भी किया गया। अब वैशेषिक दर्शन में भी 6 पदार्थ बताएं और चरक संहिता में भी 6 पदार्थ बताएं, तो ये सही बात है ना भाई, कहीं बोलने की बात है ना भाई। देखो हमने भी 6 बताए हैं और आयुर्वेद भी 6 बता रहा, तो कहीं ना कहीं तो लोचा है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं तो मिले हुए हैं, तो वही बात समझा रहे हैं। चरक ने इनके विवेचन में व्यावहारिक एवं चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रधानता दी है। जो चरक संहिता है जिस आचार्य चरक ने लिखी है, ठीक है, उन्होंने विवेचन में उन 6 पदार्थों का, कौन से 6 पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, उनके व्यवहारिक क्या अपने मतलब डेली के यूज में कैसे उपयोग हो सकते हैं अपने आहार में विहार में, और चिकित्सा चिकित्सा किस तरीके से करते हैं उन 6 पदार्थों से, वो चरक चिकित्सा में बताया, चरक संहिता में बताया, ठीक है। क्योंकि चरक को अपन को चिकित्सा यूज करनी है, क्योंकि अपन डॉक्टर बन रहे हैं और अपन डॉक्टर बनेंगे चिकित्सा करेंगे। तो चरक ने इनके विवेचन में व्यवहारिक, व्यवहारिक क्यों, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे, अगर रोगी हो गया तो उन्हीं से चिकित्सा, तो शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रधानता दी है।
मतलब चिकित्सा को भी ज़्यादा महत्व दिया है आचार्य चरक ने। इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है भाई। दोनों ने 6 पदार्थ माने, इसने भी 6 पदार्थ माने, उसने भी 6 पदार्थ माने, तो एक दर्शन से समानता हुई, वैशेषिक दर्शन से समानता हो गई। अब दूसरा दर्शन था न्याय। न्याय दर्शन अनुसार आयुर्वेद में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान प्रमाण वर्णित है। भाई न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने थे, आपको याद होगा तो, क्योंकि मैंने लिखाए थे वहाँ पे कि न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान। और आयुर्वेद भी ये 4 प्रमाण मानता है। अपन चरक संहिता में स्टडी करेंगे, चारों प्रमाण मानता है, क्लियर बात। तो सिंपल सी बात है कि ये भी मतलब न्याय दर्शन से ये बात सिद्ध हो गई। तीसरा है आयुर्वेद में वर्णित कर्म पुरुष 25 तत्व। अब 25 तत्व मैंने आपको बताए थे, अव्यक्त, मान, अहंकार, पंच, एकादश इंद्रियां। कौन कौन से थे? जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखे हुए मैंने। अव्यक्त देखो ये रहा, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां और पुरुष। ठीक है, ये 25 तत्व, ये यही बताना चाहता है, ये भी यही बोलना चाहता है कि आयुर्वेद में वर्णित 25 तत्व और सांख्य दर्शन में वर्णित 25 तत्व में साम्यता प्राप्त होती है। मतलब दोनों समान मानते हैं, कोई डिफरेंस नहीं मानते कि भाई आयुर्वेद ने जो पुरुष माने ना वो भी समान है, और जो सांख्य दर्शन में बताएं वो भी समान है। तो तीनों दर्शनों की बात हो गई एक ही दर्शन की। अब चतुर्थ दर्शन देखो, वेदांत। वेदांत दर्शन ब्रह्म को मानता है। क्या हो रहा है? वेदांत दर्शन ब्रह्म को मानता है, सही बात है ना अपन। अब उसी प्रकार आयुर्वेद चेतना धातु प्रत्यय समर्थित, समझना इस बात को कि चेतना धातु प्लस अपि प्लस एक की चेतना एक ही है। कहने का मतलब ये है पुरुष संज्ञक को मानता है कि वेदांत दर्शन ये बोलता है कि भाई बाकी सब झूठ है, एक ही है ब्रह्म। उसी प्रकार आयुर्वेद भी बस एक ही वर्ड को मानता है कि चेतना, उसी को अपन ने ब्रह्म बोल दो, उसी को अपन आत्मा बोल दो, उसी को परमात्मा बोल दो, बात एक ही है। तो कहने का मतलब है कि सब दर्शन से एक ना एक बात सिद्ध हो रही है, आयुर्वेद में समानता रख रहे हैं। अब देखो योग दर्शन। योग दर्शन की बात ही, योग एवं मोक्ष का वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। आयुर्वेद में BMS 3rd ईयर में स्वस्थवर्ध नाम से सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें विस्तार से वर्णन है किसका? योग का, आध्यात्म का, वो सारा विस्तार से वर्णन है उसमें। तो जैसे कि योग दर्शन ने बताया ना कि भाई कैसे मोक्ष प्राप्ति करनी है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में बताया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो दोनों में बिल्कुल समानता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे देखो मीमांस दर्शन में कर्म को प्रधानता दी गई है, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद में यंत्र आदि। अब यंत्र कौन से हैं? जो अपन शल्य चिकित्सा में काम करते हैं ना, वो रसायन विधान, मतलब रसायन यानी ऐसी औषधियाँ जिनसे अपना शरीर ठीक रहे, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर, ओज को बनाने वाली, ठीक है, रोगों को दूर करने वाली औषधि भी मान लो कि औषध, सुखपूर्वक प्रसव हेतु मंत्र आदि। कि अगर मान लो कि प्रसव क्रिया होती है ना, जैसे डिलीवरी प्रसव क्रिया, तो उसमें क्या होता है कि अपन मंत्र कर्म करते हैं, मंत्र भी बोलते हैं कि भाई आजकल आपने देखा होगा ना कि मंत्र चिकित्सा एक्चुअली में काम करती थी पहले के ज़माने में, क्योंकि जो अपने ऋषि मुनि हैं, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, वो उसको सिद्ध करते थे उन मंत्रों को, क्योंकि ऐसा ही तप करते थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, तो वो मंत्र सिद्ध भी हो जाते थे। लेकिन अपन जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। तो ये बता रहा है कि मीमांस दर्शन में कर्म की प्रधानता, मैं कल बताया था आपको मैंने कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उसी प्रकार से आयुर्वेद में बताया कि आप जैसी चिकित्सा करोगे, जैसे कर्म करोगे, मंत्र की चिकित्सा करोगे, यंत्र की चिकित्सा करोगे, औषधि की चिकित्सा करोगे, वैसे ही आपके पेशेंट ठीक होंगे। यंत्र से विभिन्न प्रकार के रोग ठीक होते हैं, ठीक है, रसायन से विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं, और मंत्रों से भी विभिन्न प्रकार की, जैसे प्रसव अच्छा होता है, विष किसी का अगर सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट डंक मार लिया, विष मंत्र बोलो वो उतर जाता है जय। तो जैसा कर्म करोगे ना आप, जैसा आपका कर्म प्रक्षेपण करेगा वैसा आपको फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत दर्शनों के सिद्धांत से प्रभावित है। ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। इन 6 दर्शनों के अपन ने एक एक बात कर ली कि थोड़ा डिफरेंस, क्रम में थोड़ा डिफरेंस हो गया। पहले योग दर्शन आता 4 नंबर पे, फिर यहाँ पे 5 नंबर पे वेदांत आता। मैं इसको सही कर दूंगा क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे थे ना अपन, थोड़ा लिखने में वो हो गया। मैं नंबर तो यहाँ पे 5 डाल दूंगा,
यहाँ पे 4 डाल दूंगा नीचे और ऊपर 3 4 डाल 5 डाल दूंगा, उल्टा हो गया मतलब ये क्रम। वेदांत योग के बाद में आता है, ठीक है ये, लेकिन मैंने पहले लिख दिया वेदांत का जो, कोई बात नहीं, ज़्यादा इतना भी टीचर ध्यान नहीं देगा, ये तो मैंने अपने समझने के हिसाब से सीक्वेंस में डाला है, नहीं इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कैसे भी याद आए वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखो, वो तो अपन ने ये किया था, कौन सा दर्शन किया था, वैशेषिक दर्शन किया था, फिर न्याय किया था, फिर अपन ने ये सांख्य किया था, इसलिए मैंने इस क्रम में लिख दिया, नहीं इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर ये बात? ओके बच्चों, अब अपना 2 टॉपिक क्लियर हो गए। यस सर। दर्शन के यस सर। पहला टॉपिक क्लियर हो गया, फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, और दूसरा दर्शन से संबंधित पूरा क्लियर हो गया। आस्तिक दर्शन भी कर लिए, नास्तिक दर्शन भी कर लिए, अच्छी तरीके से समझ लिए। अब अपना जो तीसरा फंडामेंटल था अपना कोर्स का, तीसरा कौन सा था, ये फिलोसफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेदा, मतलब कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है। अब बहुत से ये मानते हैं कि भाई दर्शनों से आया है आयुर्वेद, लेकिन बहुत से ऐसे बोलते हैं कि भाई ये स्वतंत्र दर्शन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये अलग ही है, ये अलग ही विद्या है, दर्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर करते हैं। तो फिलोसफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेदा। अभी तीसरा पॉइंट अपन आज डिस्कस करते हैं। आयुर्वेदा एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन, इसी नाम से क्वेश्चन आता है, समझाइए कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। आपसे क्वेश्चन आएगा, जो बड़े यूपी में क्वेश्चन आता है मोस्टली, आजकल दर्शनों से क्वेश्चन नहीं पूछते कि सांख्य दर्शन बताओ, योग दर्शन बताओ, कोई नहीं पूछता, यही क्वेश्चन आते हैं। आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, क्योंकि व्यक्ति दर्शनों में स्टडी कर लेगा, सांख्य दर्शन रट लेगा, योग दर्शन रट लेगा, लेकिन इनको छोड़ देता है। तभी तो बोलता हूँ सिलेबस के अनुसार चलोगे तो फायदे में रहोगे, सिलेबस के अनुसार चलोगे कुछ चीज़ छूटती नहीं है, अपन से सब कुछ कवर होता है। तो अपन ने 2 टॉपिक कर लिए, ये तीसरा टॉपिक है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन, फिलोसफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेदा, कि भाई आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, इसको सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध करोगे? आयुर्वेद स्वयं में एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। और देखो मैंने 3 बिंदी लिखी हैं, चूंकि इसका मतलब होता है चूंकि, मैंने ये लाइन तो लिख दी कि भाई स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, क्योंकि अब आगे को क्योंकि का आंसर यहाँ से है, पहला पॉइंट से लेके 4 लाइन दे रखी हैं, समझते हैं। अन्य दर्शनों की बाती आयुर्वेद का भी अपना मुख्य उपाध्याय मतलब विषय चिकित्सा, जैसे अपन बोलते थे ना भाई सांख्य का क्या उद्देश्य है, योग का क्या उद्देश्य है, उस वैशेषिक का क्या उद्देश्य है, मतलब उपाध्याय अपन पढ़ते थे ना, इसी प्रकार आयुर्वेद का भी है, क्या है, चिकित्सा। अब चिकित्सा में क्या है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का ही उद्देश्य है और आयुर्वेद का उपाध्याय। कहने का मतलब है दर्शन की तरह है, तो ये भी मतलब अपना खुद का एक पर्सनल उद्देश्य है, इसका कोई किसी से मतलब नहीं है, अपना खुद का उद्देश्य है, इसलिए ये स्वतंत्र दर्शन है। पहले पॉइंट क्लियर हुआ, बोल दिया करो थोड़ा, है ना? यस सर। ओके। यस सर। अब दूसरा है आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है। 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद शुरुआत में था, यजुर्वेद, अर्थवेद मतलब सामवेद, फिर अथर्ववेद लास्ट में था। आयुर्वेद था तो शुरू से ही, ठीक है, लेकिन लोगों की नज़रों में बाद में आया तो इसको अर्थवेद में जोड़ लिया और फिर ऐसे मान लिया कि अर्थवेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी इस बात पे कल परसों डिस्कशन चल रहा था मेरे सीनियरों के साथ कि भाई अपन बोलते हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद से आया, यहाँ पे लिखा है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन वेद के पुराने टाइम से ही मतलब ब्रह्मा ने अपन को आयुर्वेद, अब ब्रह्मा तो बहुत पुराने लाखों साल पहले ब्रह्मा का मतलब वो हुआ था, सृष्टि की उत्पत्ति लाखों साल पहले हुई थी, वेद तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। अपन ने यही तो पढ़ा था भाई, आयुर्वेद ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ब्रह्मा जी ने किसी फिर अवतरण पढ़ा ना अपन ने, आयुर्वेद का अवतरण उससे मिला। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी से पहले लिख दिए गए थे क्या ये वेद? नहीं लिखे थे ना, मतलब पहले आयुर्वेद था, लेकिन यहाँ पे अथर्ववेद में जोड़ दिया, क्योंकि अपन जब विकास होता है ना तो किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए अपन को कहीं ना कहीं उसका बेस बनाना पड़ता है। ये अभी 3 दिन पहले डिस्कस हो रहा था, कम से कम हम 150 से 200 स्टूडेंट थे उस ग्रुप में, और इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सत्य है ये बात कि भाई आयुर्वेद अथर्ववेद का, कि अथर्ववेद से आया है आयुर्वेद, तो फिर ब्रह्मा जी वेदों के बाद में आए, कहने का मतलब तो यही हुआ ना। तो इस बात पे काफ़ी मतलब डिस्कस चलता रहता है, हम बात करते रहते हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो कहने का मतलब फिर ये डिस्कस निकाला कि हमने कि भाई
ये जब इस समय जब ये प्रकृति पढ़ने लगे, लोग समझने लगे, तो उस समय अथर्ववेद था और आयुर्वेद को लोग उस समय ज़्यादा समझने लगे। तो ऐसा समझा कि इसको इसकी इसी के साथ जोड़ दिया और उसी को इसी का एक अंग मान लिया कि भाई अथर्ववेद से निकला, ताकि आपको एक निरंतर शाखा के तौर पर मिले। भाई पहले ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से जोड़ दिया। अब उन्होंने बुक में लिख दिया आचार्य ने, पुराणों ने, और अपन वही स्टडी कर रहे हैं। ये सब डिस्कशन की बातें हैं जो आप अपने सीनियरों से बात करोगे, समझोगे, तो अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, आज से 200 साल पहले ये लिखा गया था और अब ये थ्योरी चेंज हो गई। जैसे अभी थ्योरी गलत हुई है ना, कौन से पहले नोबेल पुरस्कार दे दिया था उसको कोई 50 से 60 साल पहले, अब वो उसको गलत सिद्ध कर दिया। 50 से 60 साल तक अपन गलती थ्योरी पढ़ते आ रहे थे। अभी मेरे को ध्यान नहीं है, फिजिक्स का कोई रूल था। तो कुछ भी चेंज हो सर सकते हैं। हाँ बोलो। सर वो मतलब हम एक सीरियल आता था सर, विष्णु पुराण। हाँ उसमें मैं देखती थी तो उसमें ये बताया गया था सर कि विष्णु भगवान के मुख से जो है ये चारों वेद निकले थे, और फिर उन वेदों को उनने ब्रह्मा जी को दे दिया था। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सारे वेदों वो ये उनके मुख से निकले थे और फिर उन्होंने वो ब्रह्मा जी को दे दिया था। तो फिर हो सकता है इसलिए आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को आया होगा। ये करेक्ट बात। देखो यही तो मैं बोलता हूँ, डिस्कस करने से ही पता चलता है एक्चुअली में बात क्या है। जैसे आपने, इन्होंने एक थ्योरी दी है कि भाई वेद ब्रह्मा विष्णु जी के निकले, उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ में आप देखते होंगे भाई बुकें हैं, जैसे कोई चित्र में देखते हो आप तो बुकें रहती हैं, तो वो वेद ही तो हैं, ठीक है। तो लेकिन जब अपन काल देखते हैं वेदों का लिखने का काल, भाई कौन से काल में कौन सा वेद लिखा गया, तो उनका काल बताते हैं सदी से 200 दो 300 सदी पहले, 400 सदी पहले। तो वो काल लिखते हैं भाई इस वेद का टाइम ये था। तो उस काल पे अपन डिस्कस कर रहे थे। जैसे अब आपने नई थ्योरी दी भाई विष्णु जी के मुख से आए थे उत्पन्न होके, ऐसे। तो ये सब रिसर्च के टॉपिक है। तो ये सब आप डिस्कस करना, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे आप फाइनल ईयर में जाओगे ना, तो एक रिसर्च एंड स्टैटिक एक सब्जेक्ट्स है, उसमें रिसर्च के ही टॉपिक हैं सारे। हज़ारों टॉपिक है रिसर्च के। आप एक टॉपिक पर रिसर्च कर लोगे ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपको मतलब पैसा, धन, आपको नॉलेज, आपको इज्जत इतना मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो बेस बनाओ आयुर्वेदा में, ठीक है। और रिसर्च करने की कोशिश करो। मैं समझा रहा था कि आयुर्वेद अथर्ववेद मतलब 4 वेद है, उनमें से लास्ट का जो वेद था उसमें उपवेद है, कि आयुर्वेद को इसका उपवेद मान लिया। अतः अनादिकाल से चला आ रहा है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से जो वेद थे अनादिकाल से, मतलब जब स्टार्ट हुई थी पृथ्वी तभी से वेद आ रहे हैं, तो इसी समय आयुर्वेद भी उसी टाइम से आ रहा है। इस कारण ये कहना तर्क संगत नहीं होगा कि षड दर्शनों का आयुर्वेद पर प्रभाव पड़ा, अपूति आयुर्वेद में ही स्वयं उच्च कोटि का दर्शन है। कहने का मतलब ये है लाइन का कि भाई वेद शुरू से ही है पृथ्वी के साथ, तो आयुर्वेद भी शुरू से ही है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई दर्शन तो बाद में लिखे गए थे, कि बौद्ध ने लिखा, जैन ने लिखा, जैन ने लिखा, गौतम ने लिखा। ये आचार्य लगाना ना आपके कंपलसरी है, मैं बार बार आचार्य नहीं बोल रहा तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो आचार्य जैमिनी ने, आचार्य कपिल ने, ये सब लिखे, ठीक है। तो ये तो बाद में लिखे थे ना, लेकिन ये तो अनादिकाल से ही है। वेद भी अनादिकाल से हैं और आयुर्वेद भी अनादिकाल से। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसको कोई किसी की जरूरत नहीं है। कि आयुर्वेद स्वयं में ही उच्च कोटि का, मतलब इन दर्शनों से जो दर्शन अपन ने स्टडी किया ना, उनसे भी श्रेष्ठ कोटि का दर्शन है। आयुर्वेद के स्वतंत्र सिद्धांतों का उपस्थित होना भी इसके दार्शनिक पक्ष को दृढ़ करता है। कि भाई आयुर्वेद में भी इसके स्वतंत्र सिद्धांत हैं। कौन कौन से? जैसे कि त्रिदोष, त्रिगुण, पंच महाभूत, सप्त धातु, ओज, द्रव्य, षड पदार्थ, 25 तत्व, पंचक्रम, त्रिविध औषध, त्रिविध दुख, त्रयोदश अग्नि। ये आप आयुर्वेद में कहीं ना कहीं इनके नाम सुन चुके होंगे, या फिर आप अपने जीवन में फर्स्ट ईयर में आप इनको पढ़ लोगे। अब मैं यहाँ पे इनके को वर्ड करूँ, मीनिंग समझाऊँ कि भाई त्रिदोष क्या है, त्रिगुण क्या है, पंच महाभूत क्या है, तो मैं ना कितना ही कोशिश कर लूँ 2 महीने तक इस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो त्रिदोष आपने अच्छे से फिजियोलॉजी में स्टडी कर ले होंगे। वात पित्त कफ का अलग अलग से चैप्टर है। त्रिगुण आपने समझ लिए होंगे, पिछली क्लास में मैंने खूब समझाया था आपको। त्रिगुण सत्व रजतम सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, ठीक है, अहंकार से उत्पन्न होने वाले। पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल, मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है। सप्त धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। ओज आप जानते हो श्रेष्ठ भाग इम्यूनिटी। द्रव्य आप जानते ही हो, जितने भी अपन औषधि खाते हैं, जितने भी सजीव और निर्जीव हैं वो सब द्रव्य में आते हैं। षड पदार्थ आप जानते हो, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। 25 तत्व अभी मैंने बताए थे। पंचक्रम आचार्य चरक के अनुसार अलग है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अलग है, कि बमन विरेचन वस्ती, ठीक है, रक्त मोक्षण और नश्य। त्रिविध औषध, जो त्रिविध औषध में देख सत्वाजी चिकित्सा आ जाती है, मानसिक औषध आ जाती है एक तरीके से, और
एक दूसरी औषध, तीन त्रिविध औषध मैंने बताया था ना आपको जब अपन कर्म कर रहे थे, इसी तरीके से त्रिविध दुख, ये सब आपको ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, त्रिविध दुख मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन कौन से हैं। अभी दुख अपन ने दर्शन में स्टडी किए थे, एक तो देखो पशु पक्षियों से, देवताओं से, और दोषों से। ठीक है, वो उत्पन्न हुआ था, वो दुख ही अलग है, वो दर्शनों के अनुसार था। ये दुख अलग है, आयुर्वेद का अलग दुख है। ठीक है, त्रयोदश अग्नि, 13 प्रकार की अग्नि। तो आप इनको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कहीं ना कहीं पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के स्वतंत्र सिद्धांत उपस्थित हैं, तो इनको तो जरूरत नहीं पड़ी दर्शनों की। कहने का मतलब ये है कि भाई भाई आयुर्वेद शुरू से ही अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है दर्शन से। इनका समान होना एक, मान लो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, अकस्मा की घटना है, मतलब ठीक है एक, कॉन्सिडेंस। हाँ क्या बोला, हेलो, क्या बोलते हैं कि भाई अचानक से दोनों समान है, क्योंकि भाई एक्चुअली में दोनों का काम यही तो था, एक था, कॉन्सिडेंस। हाँ कॉन्सिडेंस, करेक्ट, कॉन्सिडेंस है ये, समानता। जैसे कि अब मान लो कि मैं कोई आंसर लिखूं, कोई मेरा क्लासमेट कोई आंसर लिखे और दोनों की सोच एक है उस क्वेश्चन पे, और दोनों ने सेम आंसर लिख दिया। अब टीचर बोलेगा आपने टिपाई की है, कि देखो आप आगे पीछे बैठे हो और आपने टिपाई की है, और हमने टिपाई नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन एक था, समाज के पास दुख था। और दुख कैसे होगा, मतलब व्यक्ति रोगी होगा तभी तो दुख होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने आंसर सेम लिखा, दोनों अच्छे थे, अच्छे स्वभाव वाले थे, परेशानियों को समझा तो आंसर सेम मिल गया, तो कॉन्सिडेंस हो गया ये। कहने का मतलब दर्शन और आयुर्वेद में कॉन्सिडेंस है, ये समानता। तो कहने का मतलब है कि अब जब दो चीज़ें, जब दो सबूत एक साथ मिल जाते हैं तो मतलब वो श्रेष्ठ हुई ना बात, कि उसने भी अलग ज़माने में कोई दर्शन लिखा वो, और अपने भी कोई अलग ज़माने में कोई दर्शन लिख, मतलब आयुर्वेद लिखा, दोनों समान हो गए, कॉन्सिडेंस हो गया। तो मतलब दोनों की सोच एक है, प्रॉब्लम एक है, और ये श्रेष्ठ है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम तब आती है जब अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट ही होते हैं ना, कि भाई ये तो ये बोल रहा है, आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, इसने तो माना ही नहीं। लेकिन ये दोनों समान हो गए, मतलब बॉन्ड ज़्यादा बन गया, मजबूती ज़्यादा हो गई, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गया, मतलब बात में दम है। तो अपने लिए आयुर्वेद श्रेष्ठ है, इसकी कोई बात भी गलत नहीं है। अब देखो, सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्ट। अब पुरुषार्थ चतुष्ट बार बार आता है, इसलिए मैंने बता दिया पहले ही, सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने पहले क्लियर करा दिया। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया गया है, परंतु इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को भी स्वस्थ होना जरूरी है। अब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही तो धर्म करेगा, तो ही तो अर्थ करेगा, तो ही तो अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, तभी तो उसको मोक्ष मिलेगा। और यह स्वास्थ्य सॉरी, आयुर्वेद दर्शन से प्राप्त होता है। मैं धीरे बोलूँगा, काफ़ी तेज़ बोलता हूँ तो शायद इस वजह से भी आती होंगी। अगर आवाज़ कम आए तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये स्वास्थ्य आयुर्वेद दर्शन से भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप स्वस्थ रहोगे तो किसके माध्यम से स्वस्थ रहोगे, आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपको ये चार पुरुषार्थ नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद की जरूरी है, इसलिए आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। अतः ये सिद्ध किया जा सकता है कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। ये 10 नंबर में आपको सफिशियंट है। आप अच्छे तरीके से दूर दूर लिखना, मैंने तो ऐसे एक साथ लिखा है, आराम से 2 पेज भर के आना आराम से इसी चारों लाइन में। ठीक है, अब बड़ा एक क्वेश्चन आता है बहुत से बच्चे, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते क्यों हैं, वाई रीड पदार्थ विज्ञान। अपन ये सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर राजस्थान में आ गया था ये क्वेश्चन, उससे पहले एक यूपी में आया था, 2017 में आया था यूपी में, और उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी आया था। तो मैं कहीं भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस तो पूरी इंडिया में सेम है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान से आप क्या समझते हो, मतलब आप क्या जानते हो पदार्थ विज्ञान के बारे में, क्या सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ते हैं अपन, आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान का क्या उपयोग है, या फिर पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का प्रवेश द्वार को, मतलब पदार्थ विज्ञान को आयुर्वेद का प्रवेश द्वार क्यों बोलते हैं। या फिर एक नॉर्मल जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है वो ये बोलता है कि सर क्या ज़रूरत है पदार्थ विज्ञान पढ़ने की, कहीं काम नहीं आ रही, तो वही रीड पदार्थ विज्ञान। ये मतलब मैंने मेरी मर्जी से डाला है। जो आप बच्चे पूछते हैं ना कि हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते ही क्यों हैं, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की पढ़ने की, सीधा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ो ना, ठीक है, अष्टांग हृदय संहिता इसलिए अष्टांग हृदय पढ़ो, लेकिन पदार्थ विज्ञान हमारे समझ में नहीं आते, हम पढ़ते क्यों हैं। तो इन सब का एक ही आंसर है कि आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान को समझाओ, आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान का क्या उपयोग है,
पदार्थ विज्ञान को आयुर्वेद का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, और या फिर जो मोज जैसे नासमझ बच्चे हैं पूछते हैं अपने टीचर से या अपने सीनियर से, ठीक है, कि अपन क्यों पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसका आंसर अपन करते हैं डिस्कस। अब आपके मन में भी आया होगा कि भाई पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ते हैं अपन, है ना? यस सर। तो अब आंसर सुन लो कि क्यों पढ़ते हैं अपन यस सर। पदार्थ विज्ञान, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है, ये इस नाम से आएगा कि पदार्थ विज्ञान को आयुर्वेद का प्रवेश द्वार क्यों बोला जाता है। क्लियर? आयुर्वेद के दो प्रयोजन। यस सर। अब दो प्रयोजन आप जानते हो, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मातृस्य विकार प्रशमन। मैंने इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि रटाक आ गया आपके। तो आयुर्वेद के दो प्रयोजन की सफलता पदार्थ विज्ञान का समुचित ज्ञान होने पर निर्भर है। अगर आपको दोनों प्रयोजनों की सिद्धि करनी है, दोनों प्रयोजनों को सफल बनाना है, तो आपको पदार्थ विज्ञान का समुचित ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। क्यों भाई? ये तो वही बात होगी ना भाई, पढ़ना जरूरी है। आपने बोल दिया भाई चिकित्सा, रोगी के रोग को दूर करना है, चिकित्सा करनी है तो पदार्थ विज्ञान पढ़नी है। भाई किस तरीके से, बताओ तो सही। आप तो रिपीट कर रहे हो बात, ठीक है। फिर मैंने बोला रिपीट, रुको भाई अभी बताते हैं। जब तक पुरुष की सत्ता है और उसकी आयु स्थिर है, ठीक है, अतः इस पुरुष को स्वरूप को समझने के लिए मन आत्मा शरीर को समझना आवश्यक है। अपने मन, शरीर, आत्मा, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। तो जो और इन विषयों का समुचित ज्ञान पदार्थ विज्ञान के अध्ययन से ही संभव है। अब एलोपैथी और आयुर्वेदा में जो मेन डिफरेंस है ना चिकित्सा करने का, ठीक है, वो यही है पदार्थ विज्ञान। क्योंकि पदार्थ विज्ञान वो एलोपैथी वाले नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते हैं। तो अपन मन, आत्मा, ठीक है, शरीर को अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना कि बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, खूब जांच करवा ली, उसकी एमआरआई करवा ली, ठीक है, उसकी ईसीजी करा ली, सीबीसी करा ली, सारे जांच करवा ली, कोई बीमारी नहीं पाई, क्योंकि उसको मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मानसिक प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी ये अपन जानते हैं, क्योंकि पदार्थ विज्ञान अपने स्टडी की है। तो कहने का मतलब है कि जो एलोपैथी और आयुर्वेदा में जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये देखो, बहुत इतना भी मत समझना कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, लेकिन एक समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जो अपन को अलग बनाता है एलोपैथी से अपन को, क्योंकि वो भी चिकित्सक हैं और अपन भी चिकित्सक हैं, लेकिन जो अपन को उनको अलग से अपन को महान बनाता है, अपन को श्रेष्ठ बनाता है उनसे, वो है मन, आत्मा, शरीर। वो मन आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो मानसिक भाव, मानसिक विचार, ठीक है, ये मानसिक गतिविधियों को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन अपन मानते हैं कि मन कैसे काम करता है, आत्मा कैसे काम करती है, शरीर की क्या महत्व है, आत्मा और शरीर का क्या रिलेशन है, और कर्म, पूर्व जन्म, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि मन, आत्मा, शरीर अपन पदार्थ विज्ञान से ही समझ पाते हैं। बताओ कोई और बुक है जो मन, आत्मा, शरीर को समझाए आपको? नहीं है ना। तो इसलिए पदार्थ विज्ञान पढ़ना जरूरी है। दूसरा है प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द आप मतलब शब्द को ही आप्तोपदेश बोलते हैं, और युक्ति, ये चार प्रमाण है। आदि प्रमाणों का रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, औषधि परीक्षण आदि में उपयोग किया जाता है। अतः इन सब की विस्तृत जानकारी हमें पदार्थ विज्ञान से प्राप्त होती है। चरक संहिता में प्रमाण है, ठीक है, चरक संहिता में अब प्रमाण है, लेकिन वहाँ पे विस्तृत जानकारी नहीं है। तो डिटेल में अगर इनको समझना है ना कि आपको कैसे रोगी के साथ व्यवहार करना है, कैसे रोग को जानना है, कैसे औषधि को जानना है कि औषधि ठीक है कि नहीं है, कैसे अनुमान लगाना है, कैसे अच्छी औषधि चुननी है, ये सब प्रमाण के ऊपर डिपेंड है। तो सेकंड पेपर अपन प्रमाण स्टडी करेंगे, तो ये किस में काम आएंगी? रोग परीक्षा में, रोगी परीक्षा में और औषधि में, तीनों में। अपन डॉक्टर बन रहे हैं तो अपन को देखो रोग की भी परीक्षा करनी है, रोगी की भी करनी है, और औषधि की परीक्षा करनी है। मतलब तीनों अच्छी तरीके से होने चाहिए, उनको समझना आना चाहिए, उनको जांचना आना चाहिए। तो ये हमको पदार्थ विज्ञान से मिलता है, अदर कहीं नहीं मिलता। चरक संहिता में आप ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ोगे इनका, बस विस्तृत जानकारी पदार्थ विज्ञान में, इसलिए पदार्थ विज्ञान पढ़ना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर बन भी गए, आपको औषधियों का नॉलेज ही नहीं है सही ढंग से, औषधि परीक्षण करना नहीं आता, रोगी परीक्षण करना नहीं आता, रोग की परीक्षा करना नहीं आता, तो आप किस बात के डॉक्टर बने? नाम मात्र के डॉक्टर रट लो कि भाई खांसी का पेशेंट आया, ये औषधि दे दो, रट लिया आपने। रटने वाले को कभी डॉक्टर नहीं बोलते हैं। ऐसे तो वो छोड़ा झाप होते हैं ना, सीख जाते हैं कि भाई डॉक्टर ने ये जब ये ऐसा पेशेंट आता तो ये गोली देते हैं, ऐसा पेशेंट आता तो हरी पत्ते की देते हैं, ऐसा पेशेंट आता तो पीले पत्ते की देते हैं। वो तो ऐसे छोड़ जाओ बन जाओ, क्या डिफरेंस रहा अपने मतलब पढ़ने का? तो पदार्थ विज्ञान अपन को समझाता है, ठीक है। आत्मा, परमात्मा, पूर्व जन्म कर्म, शुभ अशुभ कर्म, मोक्ष तथा पूर्व जन्म कर्म, पूर्व जन्मकृत शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप रोग तथा आरोग्य की प्राप्ति पदार्थ विज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। कहने का मतलब ये है कि भाई आत्मा, परमात्मा, ये पदार्थ विज्ञान पढ़ाता है अपन को। पूर्व जन्म, पिछले जन्म में कोई काम किया अपन ने, उसकी वजह से अपन को मोक्ष मिला है या फिर दोबारा जन्म हो गया।
अगर पिछले जन्म में कोई पाप किया है, उसकी वजह से अपन को कोई रोग पैदा हो गया, फलस्वरूप रोग, उससे कैसे बचा जा सकता है। पूर्व जन्म के रोगों की, कर्मों की वजह से रोग उत्पन्न हो गया अपन को, मतलब पिछले जन्म में मैंने पाप किए, ठीक है, मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए, मुझे कोई रोग पैदा हो गया, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है कि आप उस रोग से कैसे मुक्ति पा सकते हो। तो पूर्व जन्म के रोगों को भी आयुर्वेदिक डॉक्टर दूर कर सकता है। तो आरोग्य की प्राप्ति पदार्थ विज्ञान के ज्ञान से ही संभव है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा और पूर्व जन्म पदार्थ विज्ञान में ही पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत त्रिदोष, त्रिगुण, सप्त धातु, आत्मा, इंद्रिया, सप्त धातु, कार्य कारणिक गुण, 25 तत्व, उत्पत्ति, प्रलय आदि पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद में देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद, देखो यहाँ पे आयुर्वेद में भी ये सारी चीज़ें हैं और पदार्थ विज्ञान में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन पदार्थ विज्ञान से ये सारी चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं अपन को, क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, उसका नष्ट होना, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पदार्थ विज्ञान में विस्तार से हैं, विस्तार से मतलब वर्णन है। तो इसलिए ये पदार्थ विज्ञान अपन स्टडी करते हैं। सामान्य जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने हेतु अनेक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अनेक द्रव्य यानी अनेक खान पीना, मतलब कैसे खाना, कैसा खाना, कैसा नहीं खाना का प्रयोग होता है। अनेक द्रव्यों का त्याग किया जाता है, मतलब कौन सा तो खाना है, कौन सा नहीं खाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अपन जीवन में डिसाइड करते हैं। तो इन वस्तुओं का ज्ञान पूर्ण रूप में पदार्थ विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो अपन को कैसे पता चलता है कि भाई ये खाना है, ये अपने लिए अच्छी है, ये बुरी है, वो सोचने समझने की बुद्धि कौन देता है? पदार्थ विज्ञान देता है। क्योंकि अपन द्रव्य गुण क्रम पढ़ेंगे ना, उनसे पता लग जाएगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब पदार्थ विज्ञान पूरी हो जाएगी ना, तो आप एक्चुअली में समझ जाओगे कि हाँ यार, पदार्थ विज्ञान कितनी उपयोगी है। पदार्थ विज्ञान का प्रत्येक अध्याय आयुर्वेद में उपयोगी है। जैसे आधुनिक चिकित्सा हेतु जीवाणुवाद आदि के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार आयुर्वेद ज्ञान हेतु पदार्थ विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जैसे अपन एलोपैथी पढ़ेंगे तो अपन को जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस ये पढ़ना है ना, उनको ठीक करना, उनको नॉलेज जानना, समझना ऐसा ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर अपन को आयुर्वेद समझना है तो अपन को पदार्थ विज्ञान समझना जरूरी है। कि पदार्थ विज्ञान का प्रत्येक अध्याय, जो पदार्थ विज्ञान के एक चैप्टर है ना, चाहे वो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हो, दर्शन हो, द्रव्य गुण क्रम, सामान्य विशेष समवाय ये हो, चाहे प्रमाण हो, चाहे कार्यकारण सिद्धांत हो, ठीक है, मैं पूरा सिलेबस बोल दिया मैंने एक सांस में, वो सब आयुर्वेद के हर जगह काम आएगा। तो इसलिए अपन को पदार्थ विज्ञान पढ़नी है। किसी भी भवन को खड़ा करने से पूर्व उसकी नींव बनाना अति आवश्यक है। अपन नींव खोदते हैं ना मकान बनाने के लिए, क्योंकि नींव की मजबूती पर ही भवन का भविष्य निर्धारित होता है। जितनी मजबूत नींव होगी उतना मजबूत मकान होगा। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद रूपी ज्ञान का भवन, मतलब जो आयुर्वेद मतलब एक तरीके से भवन है, पदार्थ विज्ञान रूपी नींव पर आधारित है। मतलब बेस, अगर आयुर्वेद को क्लियर करना है, आयुर्वेद को समझना है, तो पदार्थ विज्ञान को आपको पहले समझना होगा, तब आयुर्वेद अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी बताऊँ, मेरा जो फर्स्ट ईयर था ना, पदार्थ विज्ञान और अष्टांग हृदय 2 ही सब्जेक्ट मेरी टॉप पे थी, क्योंकि मेरे पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट और सेकंड में 80 नंबर आए थे। 85 तो मेरे सेकंड में थे और 80 नंबर फर्स्ट में थे, और अष्टांग में 90 नंबर थे मेरे। मतलब ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरी बेस थी, मजबूत थी। ठीक है, तो आप इनको अगर समझ लिया ना आपने, तो आप भी मतलब एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान को समझो, आयुर्वेद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में द्रव्य गुण विज्ञान, क्रिया, शारीर, स्वस्थ, व्रत विज्ञान, निदान, चिकित्सा में अनेक ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया जिन्हें समझने के लिए पदार्थ विज्ञान की पृष्ठभूमि आवश्यक है। पृष्ठभूमि का मतलब एक तरीके से ये है कि पदार्थ विज्ञान के बिना आप इन सब्जेक्टों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये अपन द्रव्य गुण विज्ञान सेकंड ईयर में है, क्रिया शारीर अपने फर्स्ट ईयर में है, स्वस्थ विज्ञान थर्ड ईयर में है, और चिकित्सा आपकी थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ विज्ञान इनका बेस है, तो पदार्थ विज्ञान आपको पढ़ना चाहिए। अतः पदार्थ विज्ञान को हम आयुर्वेद का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, जिसके ज्ञान के बिना आयुर्वेद के मर्म को भली भांति नहीं समझ जा सकता। अगर आप पदार्थ विज्ञान नहीं समझ पाओगे ना, चिकित्सक तो बन जाओगे, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके पास। तो कॉन्फिडेंस लाना अपनी चिकित्सा में, अब कैसा भी डिजीज आ जाए, कैसा भी रोगी आ जाए, मैं उसको हैंडल कर लूँगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो पदार्थ विज्ञान पढ़ना जरूरी है। आंसर मिला आपको पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ना है? यस सर। ठीक है, तो अपना कल अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, अष्टांग में भी कल पूरा हो जाएगा वो चैप्टर, और ये अपना भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा कल, मतलब दोनों चैप्टर कल एंडिंग है दोनों चैप्टरों की। ठीक है, तो करते हैं बाकी क्लास बाद में। थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। समझ में तो आ रहा है ना? थैंक यू सर। सर आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर। चलो अच्छी बात है।